निकालो रे। देखो जंतु तक में हम लोग का स्टार्ट था, हमें संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। बाकी बात इधर सब कंप्लीट था, जगह में बोले थे कनेक्टिव टिश्यू। मिला पेज नंबर 29 लिखा हुआ है संयोजी उत्तक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नहीं, यहीं से स्टार्टिंग तनकेतु हुआ था। जंतु उत्तक वो पादप उत्तक खत्म हो गया था, जंतु उत्तक बचा। देखो तो संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू विभिन्न अंगों और उत्तकों के संबंध करता है। जहाँ भी कनेक्टिव लिखा है हिंदी में संयोजी का अर्थ भी वही होता है, जोड़ना। कनेक्ट का अर्थ जन्म में करता है तथा तो कुछ अवलंबन भी देता है। तब विभिन्न अंगों के उत्तक को संबंध करता है या उन्हें अवलंबन भी देता है। इस उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। तो संयोजी उत्तक के काम क्या है करना सर्वेश? पढ़ दिए। ये उत्तक का काम है संबंध करना और उन्हें अवलंबन भी देना, ये काम। और संयोजी उत्तक में कोशिका की संख्या बहुत होता है कि कम होता है? कम होता है। कोशिका की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अंतरकोशिकीय पदार्थ में इसमें क्या क्या रहता है? मैट्रिक्स रहता है, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो अंतरकोशिकीय पदार्थ को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो संयोजी उत्तक में अंतरकोशिकीय पदार्थ पाए जाने वाले को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स तंतुवत यानी फाइबर्स, ठोस जेली की तरह तरल, सघन या कठोर अवस्था में रह सकती है। तो ये जो संयोजी उत्तक है, एक अंदर में जो मैट्रिक्स पाया जाता है वो कैसा रह सकता है? तो कभी ठोस भी रह सकता है, कभी द्रव के तरह जेली के तरह भी रह सकता है, यानी कि लिक्विड में भी रह, तरल पूरा में, संघन या कठोर में भी रह सकता है। संयोजी उत्तक आंतरिक अंगों में रिक्त स्थानों में भरी रहती है। तो संयोजी उत्तक जो होता है, जो हमारा शरीर का कोई ऐसा आंतरिक भाग जहाँ अंदर में से खाली रहेगा ओकरा में भर करके कठोर प्रदान कर देता है। इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाई जाती है। अब देखो किस किस को रक्त नलिकाएं कहाँ कहाँ संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक के जो मैट्रिक्स होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है? रक्त नलिकाओं में। रक्त नलिकाओं के यानी कि मतलब जो हम लोग का नस होता है, जो खून आता है ना दूगो नस वाला, तो वो में। तंत्रिका में, तंत्रिका हम लोग के दिमाग में सब तरह नस के तरफ फैलल है, वो हो गया नर्वस सिस्टम के चारों। तथा अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा का अंग्रेजी में बोन मैरो है। तो बोन का अर्थ होता है हड्डी। तो आगे जब भी साइंस में अस्थि दिखाई देगा तो हम कितना बार बता रही है, तो अस्थि का अर्थ होता है हड्डी। तो हम लोग के जो हड्डी पाया जाता है, तो अगर कभी कोई भी मीट खाया होगा, चिकन मुर्गा वाला वो सब, तो हड्डी के तोड़ के खाया होता है, बीच में से थोड़ा गुदगुदा टाइप के निकलता है, वही बोन मैरो होता है। तो उस सब में भी पाया जाता है। तो अस्थि मज्जे क्या कह रहा है, मिला है ना? तो बोन मैरो में भी पाया जाता है। अब देखो इसका प्रकार, यानी कि संयोजी उत्तक के कितने प्रकार, तो 3 गो में बांटा गया है। वास्तविक संयोजी उत्तक, ठीक ना, जेकरा में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दिया गया अंग्रेजी में। अगला है कंकाल उत्तक, जिसको में स्केलेटन टिश्यू। जब यही दूसरा वाला पढ़ेगा ना, एकरा में सारा हड्डी शरीर में जे कैसे कैसे जुड़ल है, से वाला में तरल उत्तक या संवाहिनी उत्तक, जिसमें फ्लूइड टिश्यू, जो कोई चीज बहे वाला उत्तक जिकरा में शामिल रहेगा। तब सबसे पहले हम लोग वास्तविक संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत उत्तक आता है सो। पहला उत्तक जो है में एरियोलर, एरियोलर टिश्यू, ये बहुयायत में मिलने वाले उत्तक है, ठीक। इस उत्तक के आधार द्रव्य या मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं तथा 2 प्रकार के तंतु, एक श्वेत वाला एवं पीला वाला पाया जाता है। तो एरियोलिक उत्तक में कितने प्रकार के तंतु वाला पाया जाता है? 2 प्रकार। कौन कौन? श्वेत और पीला वाला। कोशिकाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। एकरा अंदर एरियोलिक उत्तक के अंदर कौन कौन हमारा शरीर के जो कोशिका होता है से देखो, जैसे फाइब्रोलास्ट कोशिका, यह फाइब्रोलास्ट चपटी शाखाएं होती है तथा तंतु बनाती है। तो हमारे शरीर में जहां जहां तंतु फाइबर बनाने में। अगला हिस्टोसाइट्स, हिस्टोसाइट भी चपटी होती है, अनियमित यानी कि बहुत ज्यादा आकार में और केंद्रक युक्त होती है। ये जीवाणुओं का भक्षण करती है, ठीक। तो जितना भी जीवाणु है नष्ट करने में भी मदद कर देता है। अगला
प्लाज्मा कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार होती है। तो प्लाज्मा कोशिका कैसी होती है? गोलाकार या अंडाकार। ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आया है ओकरा लड़े में जब मदद करता है तो यही कोशिका मदद करता है। एक नाम है प्लाज्मा कोशिकाएं। हाँ, ये क्या बनाती है? तो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। यह शरीर में रहता है। एंटीबॉडी का काम यही होता है कि अगर शरीर में कोई भी सर्दी खांसी घुसा, बुखार घुसा, तो फटाफट एंटीबॉडीज बना करके उससे ठीक राहत हम लोग को दे देता है। तो शरीर में हम लोग को उतना क्षमता पहले रहता है कि बिना दवाई खाए थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है उससे हमारा शरीर पहले लड़ लेगा, खुद एक में एंटीबॉडी बना करके ठीक कर देता है, ज्यादा असर पड़ता है। इस तरह का काम प्लाज्मा कोशिका के। जैसे चित्र में दिखाया है कि शारीरिक पार्ट में से अगर कोई भी एरियोलिक उत्तक को देखा गया माइक्रोस्कोप से, तो इसमें एगो जो लाइन लाइन वाला चल रहा है जो श्वेत तंतु है, दिखाई दे रहा है ना। आइए बीच में एगो एक लाइन से एगो पतला चला है पीला तंतु, बीच में यह यहाँ दिखाई दे रहा है कि साइड में चला है तो फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक ना। बीच में गोलक केंद्रक है। ये बीच में देखो बूंदा बूंदा टाइप के दिखाई दे रहा है, एकदम मैट्रिक्स है एकदम पूरा प्लेन है द्रव लिक्विड की तरह से। अब प्लाज्मा बूंदा बूंदा वाला जो है जैसे कि प्लाज्मा कोशिका है, ठीक ना, गोल गोल दाना बनाए है। उसके बाद पीला तंतु के दिया है, फिर इधर वाला हिस्टोसाइट्स के दिया है, उसके बाद लिम्फोसाइट के दिया है। लिम्फोसाइट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और मास्ट कोशिका, ठीक है। तो इतने में हम लोग एरियोलक उत्तक जितना हुआ इनमें के जो दिखाया तो चित्र दिखा दिया। तब हम लोग 3 गो के खत्म किए, अभी चौथा पांचवा पढ़ेंगे। उसके अनुसार जैसे कि मांस कोशिका के बारे में यह दिया है, उसके बाद इसी में से श्वेत कणिका, तो इसका क्या क्या कार्य है तो खत्म हो जाएगा। मांस कोशिकाएं क्या है? तो मास्ट देखो, मास्ट कोशिकाएं केंद्रक युक्त गोलाकार या अंडाकार होती है, ठीक। तो देखो अंडा के मास्ट कोशिका के समय चित्र में देख सकता है अंडा के आकार के है, तो इसीलिए कहा कि अंडाकार होता है। ये रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामिन यानी प्रोटीन, रुधिर के एंटी एगुलिएट में हैपेरिन कार्बोहाइड्रेट तथा रुधिर वाहिनियों को सिरकाने के लिए सीरोटिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है, ठीक। तो पहले हम लोग का रुधिर वाहिनी वही जो नस हुआ ओकरा फैलाने के लिए क्या छोड़ता है? तो हिस्टामिन को रिलीज करता है। तो हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामिन प्रोटीन, हिस्टामिन खाली इतने, हिस्टामिन कौन रिलीज करता है? तो मास्ट कोशिका, ठीक ना। और ये हिस्टामिन क्या है? तो यह एक प्रोटीन है। अगला, रुधिर के एंटी रेगुलेटेड के लिए हैपेरिन कार्बोहाइड्रेट को भी छोड़ता है। तो ये हैपेरिन क्या है? तो हैपेरिन कार्बोहाइड्रेट है। अगला, रुधिर वाहिनी को सिकुड़ाने के लिए सीरोटोनिन छोड़ता है, ठीक। तो फैलाने के लिए हिस्टामिन और सिकुड़ाने के लिए सीरोटोनिन। और सीरोटोनिन क्या है? सर्वेश प्रोटीन है ना, लिखा सीरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है, यानी कि सीरोटोनिन क्या है? प्रोटीन है। हैपेरिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और हिस्टामिन प्रोटीन है। इस तरह से हमको ध्यान देखना है कि कौन क्या छोड़ता है से, और किसका कौन काम? सिकुड़ाने के फैलाने के लिए हिस्टामिन, ठीक ना। हैपेरिन हुआ एंटी रेगुलेटरी एंटीबायोटिक के तरह, हैपेरिन कार्बोहाइड्रेट, रुधिर वाहिनी को फिर सिकुड़ाने के लिए सीरोटोनिन। हिस्टामिन प्रोटीन, हैपेरिन कार्बोहाइड्रेट और सीरोटोनिन प्रोटीन है। अब ई नंबर देखो, इस उत्तक में विभिन्न प्रकार के श्वेत कण यानी ल्यूकोसाइट्स जैसे लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, इंट्रोफिल भी पाए जाते हैं। तो मास्ट कोशिका के अंदर ही श्वेत कण यानी कि ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल और इंट्रोफिल पाए जाते हैं। तब तीनों के बारे में देखो, श्वेत कणिका मैट्रिक्स के 2 प्रकार तंतु है। श्वेत तंतु जिसको अंग्रेजी में व्हाइट फाइबर कहा है, ये अशाखीय तथा लचीले होते हैं। ये कोलेजन सब याद रखना नामक पदार्थ से बने होते हैं, यानी कि श्वेत तंतु किसके बने होते हैं? तो कोलेजन से बने होते हैं। पीला तंतु यानी येलो फाइबर, ये शाखीय या अशाखीय तथा लचीले होते हैं। ये एलास्टिन नामक पदार्थ से बना होता है। तो पीला तंतु किसका? एलास्टिन। और श्वेत तंतु किसका? तो कोलेजन, ठीक।
अब एडियोलियर उत्तक के कारण अंतिम इतना दूर सब लोग हम लोग कह रहे थे लेक लाइन में कि क्या है, तो इस उत्तक का काम है यह त्वचा एवं मांसपेशियों तथा दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। तो हम लोग का शरीर में जो ऊपर वाला त्वचा वाला पार्ट है वो सबको जोड़ने का काम यही उत्तक करता है। ये विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांध करके उन्हें विभिन्न स्थान पर रखने में मदद करता है। तो हम लोग का शरीर जो है ऊपर में गाल को हाथ को सबको छूता है, एकदम ढीला ढाला है ना, कठोर ना होगा, जैसे दाबता है हल्का, तो उस तरह का प्रदान भी करने में शरीर के अंदर वाला भाग में यही उत्तक का काम है। अगला देखो, वसा संयोजी उत्तक या एडिपोज उत्तक। इस उत्तक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती है। यह उत्तक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में आंतरिक अंगों के बीच तथा मेढक के वृक्क में शीर्ष की स्थित वसा पुंजों में पाया जाता है। तो देखा कि जब मोटे लोग होते तो ऊपर तो चमड़ी हईते है, ओकरा अंदर जो भी कहा कि वसा फैट के रूप में जो जमल रहता है चर्बी के रूप में, तो ओकरा नीचे यही सब जहाँ भी वसा लिखे अंग्रेजी में फैट होता है, तो जो लोग कहता है ना कि मोटा गया उस तरह से, तो उस तरह का उपयोग का प्रयोग होता है। और हम लोग का दूध मलाई मखन्ना में फैट पाया जाता है जो ताकत वर्ग में भी काम आता है, मोटापा चर्बी चढ़ने में, और तेल में भी फैट पड़ जाता है। तो उसी का उपयोग किया है, वही बारे में बता रहा है कि यह बूंद भरी यह उत्तक यह मतलब कि वसा संयोजी उत्तक या एडिपोज उत्तक, नाम याद रखना है। एडिपोज उत्तक बहुत महत्वपूर्ण आगे मिलते रहता है। तो एडिपोज उत्तक के बारे में देखो, यानी कि वसा संयोजी उत्तक के ही दूसरा नाम दिया क्या है, एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक का काम क्या है कि नीचे चर्बी के रूप में रहता है आंतरिक भाग के बीच में भी, और मेढक में कहाँ पाया जाता है, तो मेढक के वृक्क यानी किडनी के शीर्ष पर स्थित वसा पुंजों में पाया जाता है एडिपोज उत्तक के बारे में। अब एडिपोज उत्तक के चित्र देख लेंगे कि जहां भी इस तरह से मोटा मोटा गोलाकार जब पर अंतिम कोई का पेट है तो पेट रहना चाहिए था यहाँ, देखो वसा फैट सब भर करके इस तरह से सिस्टम बन, तो उसी तरह हम लोग का कोशिका में यही सब कुछ मिलता है। पहले तब वसा बूंद है, यह वसा बूंद फैट बढ़ते जाएगा तो ये चर्बी बढ़ते चल जाएगा, फैलते चल जाएगा। यहाँ पर ही फाइब्रोब्लास्ट है, यह केंद्रक है, कोशिका द्रव रसधनी बना हुआ है। ये सब ऊपर में एक्स्ट्रा जो बना जो शरीर के चमड़ी तंतु अगले यहाँ पर ही फिर शून्य वसा है, क्योंकि देखो बीच में वसा है ना, नए वसा तो यहाँ तक सा चिपकल रहेगा रहता है फैले, और फिर कोशिका। तो इस तरह से एडिपोज उत्तक के बारे में हो गया। इसका कार्य देखो स्पेशल, एडिपोज उत्तक का काम क्या है सर्वेश, बोलो फटाफट। यह उत्तक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। तो देखो ये एडिपोज उत्तक है यानी फैट है। कभी कभी शरीर में सुनेगा कि हम लोग जितना खाना खाते हैं ना उसमें से शरीर का क्या काम करता है, फैट को निकाल के हम लोग हमारे शरीर में रख लेता है, ठीक। वही अगर एक्स्ट्रा कोई के ज्यादा फैल रहा है तो व्यक्ति मोटा होते चला जाता है। और जब अगर कभी तो वही जो खाना हुआ ना, तो हम लोग का जो खाना हुआ वही स्टोर होता है। अगर तू कहियो 2-3 दिन लेल नहीं खाया है तो यही भोज्य पदार्थ जो स्टोर है वही फैट को शरीर यूज कर करके तुमको जिंदा रखता है। तो यही कहा गया एडिपोज उत्तक का, यह उत्तक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। तो यही एडिपोज संचित का मतलब यही है कि जो खाना है ना उनमें से जो खाना बचा करके रख लिया शरीर को, हम लोग दिए ना खाना, में से जितना शरीर के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जो निकाल, फैट बोलेंगे यानी वसा निकाल करके रख लेता है। तो डेली आज खाए तो आज यूज कर दिया, अगर एक्स्ट्रा है तो बचा करके रखता है। तो ये एडिपोज उत्तक में संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करे, यानी कि इसके खाना को बचा करके वो स्पेशल फैट वाला को, जिसका उपयोग आवश्यकता के समय में होता है। तो ये जो फैट बचा कर रखा है, यदि मोटाइल है तो देखता है कि जब न खाता है 2 दिन तो गलने लगता है कि वही फैट का उपयोग हो जाता है। चाहे ऐसा व्यक्ति अगर 4 दिन न खाए तो शरीर पूरा बीमार जो रहता है पूरा हो जाता है। तो उपयोग, तो यही जो पहले से जो खैले पीले था जो शरीर में लगा हुआ था तो वो संचित था। और शरीर क्या काम करता है, वही फैट जो था फैट के रूप में जो जमा हुआ था, जब उसका उपयोग जब लगा कि कोई न खा रहा है उसको फैट न मिल रहा है तो यह फैट का उपयोग उसकी आवश्यकता के समय में होता है। तो एडिपोज उत्तक का यही काम था। अगला देखो आउटलाइन में, यह बाहरी चोटी के अंगों में की रक्षा करता है। समझ गया, कोई मोटाइल रहता है तो चमड़ी इतना मोटा हो जाता है, तो बाहरी चोट तो पर कोई मुक्का से मारेगा तो अंगों के रक्षा करेगा कि नहीं करेगा। अगर कभी किसी के पेट है यहाँ पर ही
अगर वो पूरा पतला रहता है यानी कि कम चर्बी वाला है, न मोटाइल है तो वो बहुत कम है। आ कोई मोटाइल है तो कितना मोटा पेट रहता है, ओकरा पर एक मुक्का मारेगा तो नॉर्मल लगेगा, धप सीना करके खाली रह जाता है। तो वो जे एडिपोज तक फैट बनल रहता है, या कोई मोटाइल रहता है तो ओकरा बाहों इतना मोट मोट रहता है, ओकरा धरेगा तो ना धराएगा, एक मुक्का मारेगा तो उतना फर्क नहीं पड़ता है होले पना दे, वही वाला बात है। तो यही काम यो करता है कि एडिपोज उत्तक फैट से रहता है, वो पूरा शरीर को मोटापा बल, तो ये बाहरी चोटों के अंगों की रक्षा करता है। यह उत्तक ताप रोधक होने के कारण ठंड से शरीर की रक्षा भी करता है। ठीक, अगर ताप उधक तो व्यक्ति के जे शरीर में ये अच्छा से पाया जाता है, तो ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है, यानी कि ताप रोधक ओकरा में गर्मी के ज्यादा या लेन देन न आने देने देता है, शरीर के गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता है। तो मोटा व्यक्ति को तनी गर्मी लगने का संभावना इसे हो सकता है कि ओकरा गर्मी बाहर शरीर के न निकल रहा है। तो ठंडा के दिन में तो वो बहुत ठीक है, लेकिन गर्मी के दिन में परेशान है। इसलिए ठंडे प्रदेशों के जंतुओं के शरीर में यह उत्तक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए जो कश्मीर ठंडा वाला में जे भी जानवर रहेगा, तब भगवान पहले ही से ओकर चमड़ी पूरा इस तरह का एडिपोज उत्तक वाला बना दिए, ताकि ओकर शरीर के गर्मी बाहर न निकले, ताकि ठंडा वाला इलाका में भी वो आराम से रह सके। कि हम कि तू जाएगा ओकरा कंबल उड़ाने, वो ओकरा भगवान पहले से बना कर भेजते हैं मोटा वाला अच्छा वाला चमड़ी, ओकरा पर से एगो बाल, ताकि ओकरा सब सुविधा मिले रहे। इस उत्तक में अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। ठीक ना, तो ये एडिपोज उत्तक के कारण शरीर मोटा होता है। किसी बार बार एग्जाम्पल दिए रहे थे, अगर कोई भी व्यक्ति में एडिपोज उत्तक ज्यादा मात्रा में है तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा, मोटा। यानी कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, उसका में कौन उत्तक ज्यादा भरल है, एडिपोज उत्तक ज्यादा हो गया है, कोई पार्ट होकर पूरा मोटाइल जा रहा है। तो अगर इस उत्तक अधिक मात्रा में किसी के शरीर में है तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा, मोटा। समझ गया नूर आलम, क्या समझा? एडिपोज उत्तक वगैरह में ज्यादा है तो मोटा है। मोटा के मतलब चमड़ी मोटा नहीं होगा, शरीर मोटा हो रहा है, चमड़ी दूसरा मोटा होने, चमड़ी मोटा के जैसे हमारे लगा चमड़ी पूरा कोमल होता है। अब भैंसी के चमड़ी देखना कितना हार्ड होता है, चाहे गेंडा के चाहे मगरमच्छ के, वो कहने। अब मोटा के मतलब कि पतला व्यक्ति या मोटा व्यक्ति से कह रहे हैं हम शरीर मोटा कर। हाँ चलो, तो ये एडिपोज उत्तक खत्म हो गया। अगला एडिपोज उत्तक के बारे में समझा ना, बहुत अच्छा। जो हम लोग डेली लाइफ में मोटापा के बारे में काम के देखते हैं, तो जहाँ जहाँ टॉपिक सब समझे वाला, लेकिन जे डेली लाइफ में यूज हम लोग के शरीर में देखते हैं मोटा के बारे में, खाना होता है ऐसा होता है। अगला देखो, अगला है श्वेत तंतुमय उत्तक, जिसको व्हाइट फाइबर टिश्यू कहते हैं। इस उत्तक में एक दूसरे के समांतर स्थित सघन श्वेत तंतु पाए जाते हैं। तंतुओं के बीच कुछ कोशिकाएं बिखरी होती है, इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होती है। तो इस उत्तक में मैट्रिक्स बहुत कम होता है। यह उत्तक टेंडन का निर्माण करता है। ये सब टेंडन याद रखना, अभी हम लोग को पढ़ना है ये, ठीक ना। ये टेंडन सबसे क्वेश्चन अब भी तोरा 9th 10th अब फिर कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट वाला में टेंडन से वो क्वेश्चन आता है। देखो तो पहले देखो ये टेंडन का निर्माण होता है, देखने लिए तो श्वेत तंतुमय उत्तक में टेंडन का निर्माण होता है। अब टेंडन उत्तक का काम क्या है, देखो जो मांसपेशियों को अस्थि तथा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है, ऐसे उत्तक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होती है। तो टेंडन उत्तक था, टेंडन उत्तक क्या किया है, मांसपेशी को अस्थि अथवा दूसरे मांसपेशियों से जोड़ते हैं। यानी कि मांसपेशियां जो हम लोग का मांस हुआ से, इसको किसी अस्थि का मतलब होता है हड्डी, तो मांस को हड्डी के साथ जोड़ता है। जब ये अगर हाथे वाला बाही के लचीला का अगर फोटो में देखा होगा, तो एगो इधर हड्डी है, एगो इधर हड्डी है, दोनों के कोई ना कोई जोड़ा होगा ना, फिर कौन जोड़ा, मांसे के माध्यम से। तो हड्डी के बीच में चाहे कोई ऐसा पार्ट, चाहे ये हड्डी पर ही मांस चिपकल है ना, तो हड्डी को मांस से कौन चिपकाया, तो दोनों के मांस हड्डी के बीच में कोई टेंडन लगल है उत्तक, जो हम लोग के इस हड्डी पर मांस चिपक गया है। जैसे मूर्ति बनते हुए समय देखते हैं कि मूर्तिकार लकड़ी और अति पोड़ा को सट दिया तो उतना ओकर हड्डी हो गया, और जब मिट्टी चिपकाता है तो ओकरा मांस हो गया। तो वह हड्डी पर मांस चिपकने के लिए कौन सा उत्तक की जरूरत पड़ता है, टेंडन उत्तक। ऐसे उत्तक अत्यधिक मजबूत होता है, ये उत्तक बहुत मजबूत होता है, तब ना हड्डी पर मांस चिपकता था, मांस लटक कर गिर जाता है। जैसे कि कभी कभी अगर कोई मूर्तिकार माटी को अच्छा से नहीं साने हुए है और उस पर चिपकाएगा ना, कम पानी रहेगा तो रख देगा लकड़ी पर, थोड़ा देर बाद वो चू जाता है। लेकिन अच्छा से सानने रहता है, पूरा मिक्स करके तब चिपकाता है, एकदम लस वाला रहता है। जहाँ चिपकाया चिपकल रह गया, तो ओकरा में
जो टेंडन उत्तक है बहुत मजबूत है, इसीलिए ये मजबूत उत्तक का काम होता है। क्या तो टेंडन उत्तक का काम देख लिया, किसका करता है, मांसपेशियों को अस्थि के साथ, जो अस्थि मतलब हड्डी के साथ, ठीक ना। अगला देखो, तो एगो टेंडन उत्तक देखा था, अब सेम एगो लिगामेंट उत्तक देखा, ये काम जोड़ेगा, ये पूछता है। तो पूछता है इसे टेंडन उत्तक का काम क्या है, ठीक ना, हड्डी को मांस के साथ जोड़ने का काम करता है। हड्डी और मांसपेशियों का जोड़ने का काम किस उत्तक का है, टेंडन उत्तक, ठीक ना। दूसरा उत्तक हम लिगामेंट उत्तक को देखेंगे, जो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ता है। तो देखो इसका नाम है पीला तमय उत्तक, तंतुमय, येलो फाइबर्स टिश्यू। ये क्या कहता है कि इस उत्तक तंतु एरियोलिक उत्तक के पीले तंतु से ज्यादा मोटे होते हैं, ठीक ना। जो हम लोग पीछे पढ़े मोटा मोटा ओकरो से ज्यादा होता है, इसमें मैट्रिक्स कम होता है, एवं तंतु के बीच बीच में कई कोशिकाएं होती है। ये उत्तक बहुत मजबूत एवं लचीले होते हैं, और यह उत्तक लिगामेंट का निर्माण करता है। तो लिगामेंट का निर्माण पीला तंतुमय उत्तक लिगामेंट उत्तक बनाता है। लिगामेंट उत्तक का काम क्या है, लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों के साथ जोड़ने का कार्य करता है। तो यह पूछता है कि लिगामेंट उत्तक का काम क्या है, तो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ना है। दोनों बाही के बीच में, दोनों टांगों के बीच में देखो दो हड्डी के साथ जुटल है ना, ठीक। तो ये दोनों हड्डी केकरा साथ जुटा हुआ है, यह लिगामेंट उत्तक के साथ जुड़ा हुआ है, जो बहुत मजबूत होता है, तो हड्डी चुक करके गिर जाता। तो ये क्वेश्चन यहाँ से रहता है, लिगामेंट उत्तक का काम क्या है, हड्डियों को हड्डी के साथ जोड़ने का। पूछा जाए हड्डियों को हड्डियों के साथ कौन सा उत्तक जोड़ता है, लिगामेंट। हड्डी और मांस को कौन सा उत्तक जोड़ता है, टेंडन, ठीक ना। हड्डी को हड्डी के साथ, ठीक ना। अब देखो अभी याद है, बाद में याद नहीं रहता है, इसीलिए लिगामेंट के सूत्र है LBB, ठीक ना। L से लिगामेंट, B से बोन और फिर B से बोने होता है, ठीक ना। LLB एगो होता है सब जरा, मतलब जो वकील पढ़ाई करता है ना तो LLB करता है, लेकिन यहाँ LBB करे के है, ठीक ना। लिगामेंट बोन टू बोन, ठीक ना। लिगामेंट का काम क्या है, बोन टू बोन, यानी हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ना। और टेंडन से देखो T मांसपेशिया का मसल्स M और अस्थि के लिए B, तो TMB, ये इन्होंने कह दिया TBM बनना लाता है। जैसे याद रखे हैं TMB, टेंडन, मसल्स और बोन। तो जैसे याद रख सकता है क्या, तू जेब बना लो, हम बना ले रहता है, जैसे हम लोग का दिमाग में ऐसी, अगर हाँ टेंडन के लिए रहता है कि जे मांस को और हड्डी को अलग अलग करेगा, यानी कि जोड़ेगा या फाड़ेगा, वो टेंडन के टी के काम है। और सेम टू सेम कर रहा है तो एल वाला के काम है लिगामेंट, ठीक ना। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंडन और लिगामेंट खत्म हुआ है, जेकरा याद रखना, बहुत तरह के क्वेश्चन कोई भी होता है। तो अगला देखो, आप श्वेतमय तंतु में देखेंगे तो मैट्रिक्स पाया जाता है। अगर पीला तंतु में उत्तक में देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें लिगामेंट रहता है। आगे से पढ़ते थे। अगला देखो, तो हम लोग का पीला तंतु में उत्तक खत्म हुआ है। अगला है जालवत संजोई उत्तक, ठीक ना। कौन सा उत्तक है, जालवत। ए में देखो, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, इस उत्तक में तारा जैसी कोशिकाएं होती है। तारा देखा है ना, इन कोशिकाओं से प्रोटोप्लाज्म के कई प्रवर्ध निकले होते हैं, जो मैट्रिक्स में एक जाल जैसी रचना बनाते हैं, ठीक ना। जाली देखा है वैसे, इसीलिए जालवत बोला है। जे नाम पढ़ा है ओकरे से हो जाता है। प्रिंस शांत हो जा। इन कोशिकाओं से प्रोटोप्लाज्म के कई प्रवर्ध निकले होते हैं, जो मैट्रिक्स में एक जाल जैसी रचना बनाते हैं। इसके मैट्रिक्स अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है। ऐसे उत्तक प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो जालवत उत्तक जो हुआ से कहाँ कहाँ, प्लीहा में पाया जाता है, यकृत लीवर में पाया जाता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में पाया जाता है, ठीक ना। अब दूसरा उत्तक देखो, हम लोग जो 3 गो उत्तक पढ़े कि संयोजी उत्तक कितने प्रकार के में 3 गो, तो हम लोग का भी वास्तविक उत्तक कितना प्रकार खत्म हुआ है, जेकरा में से सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग बता दिए ऊपर में वसा वाला उत्तक के, ठीक ना, जेकर नाम था एडिपोज उत्तक।
ओकरा बारे में देखा, जेकरा वजह से मोटापा आता है, शरीर पर रहता है चमड़ी के। और दूसरा का तीसरा का टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ा टेंडन और लिगामेंट। तो ये हम लोग का वास्तविक उत्तक का खत्म हुआ। अब दूसरा है कंकाल उत्तक। जहां भी कंकाल है इसको अंग्रेजी में स्केलेटन कहा जाता है। जो हम लोग के शरीर को अगर यहाँ पर कोई के टांग दिया जाए शरीर के और ऊपर से सारा खाल उतार लिया जाए तो क्या बचेगा? खाली हड्डी। तो हड्डी के ढांचा को ना देखो, शॉर्ट में अगर कहा जाए कि कंकाल किसे कहते हैं, तो हड्डियों के बने ढांचा से, हड्डियों के शरीर के बने ढांचा जो रहता है उसको क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। अगर हम हड्डी को जोड़ जोड़ करके शरीर का ढांचा बना देता है, ठीक, तो ये क्या कहलाता है? कंकाल कहता है। तो अभी जो कंकाल उत्तक है हम लोग हड्डिये के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंकाल उत्तक के कितना प्रकार तुरंत खतेंगे, और ओकरा में से हम लोग का हड्डी भी देखेगा तो हड्डी के बारे में कौन कहा हड्डी कैसन हड्डी ऐसी है तो तुरंत देखो, 10 मिनट में खत्म कर देंगे तब बात। अब तक मैथ किसी को नहीं बताना है, देखने बाद छुट्टी। कंकाल उत्तक जिसको अंग्रेजी में स्केलेटन टिश्यू कहते हैं, कंकाल को अंग्रेजी में स्केलेटन कहा जाता है। शरीर को तथा अन्य उत्तकों को सहारा देता है, ठीक ना। हम लोग का हाथ से अगर जुड़ा हुआ है तो यहाँ हड्डी फिर एक हड्डी, यही वजह से ये कंकाल पूरा कंप्लीट, शरीर कंप्लीट हुआ है। तो शरीर को तथा अन्य उत्तक को सहारा देने में यही कंकाल उत्तक का मदद करता है। उन्हें मजबूती से जोड़ता है, तो दोनों हाथ उंगली को जोड़े हुए है। यह सादा शरीर के अंदर पाया जाता है। तो शरीर के ऊपर वाला पार्ट तो चमड़ी है, तो कंकाल किधर है? अंदर में है। तथा शरीर को अंत कंकाल बनाता है। तो शरीर को कैसा बनाता है? अंत कंकाल, इंडोस्केलेटन यानी अंदर वाला। यह केशुरकी जंतुओं का विशेष लक्षण है, ठीक। यह कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क आदि की रक्षा करता है, ठीक ना। जैसे हम लोग का फेफड़ा है, तब चाहे हृदय है, तो पहले का बीच में अथी लगेले है ना हड्डी, ओकरा पीछे ना है हृदय। अगर ये हड्डी न रहता तो कोई ऐसे दाब देता तो हमारा हृदय दबा जाता। तो हृदय की रक्षा करता है ना। ये खोपड़ी जो है, खोपड़ी के अंदर हम लोग का दिमाग है, तो दिमाग को रक्षा करने का मदद कौन करता है? खोपड़ी। खोपड़ी किसका बना हुआ है? हड्डियों का, यानी कि ये भी कंकाल है। तो कंकाल का काम क्या है कि हमारा शरीर में जहां जहां कोमल अंग है, जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, लीवर किडनी है, तो यहाँ पर तब पेट है, जरूरत न पड़ रहा है, तो इस सबको रक्षा करने का काम कौन करता है? कंकाल करता है। तो कंकाल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कंकाल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, ठीक ना। हम शॉर्ट में बता दें, हाँ, एगो होता है हार्ड वाला कंकाल, कंकाल का रहता है हड्डियों समझ सकता है, ठीक। एगो मुलायम वाला। तो देखो कंकाल उत्तक 2 पर, एगो का नाम है उपास्थि या कस्थि, एगो का नाम अस्थि। जहाँ अस्थि लिखल है मतलब ये कठोर वाला अस्थि है, आयुपास्थि। देखो अगर हाथ से यहाँ तक देखेंगे ना, ये हड्डी के दबा करके देखेगा तो बहुत मजबूत है। कोई के हाथ ही टूटेगा तो जल्दी टूट जाता है, मजबूत है लेकिन टूट जाता है, दिक्कत। लेकिन वह कोई के कान के घुमा कर देखो कितना मुलायम है, यह कान में हड्डी है, ठीक ना। तो ये कान वाला जो हड्डी है, यह हड्डी को उपास्थि हड्डी कहा जाता है, ठीक ना। ये हड्डी मुलायम वाला रहता है। अगर कभी चिकन खाता है तो लोग कानों के हड्डी के खा जाता है, जो कुरकुर का खा जाता है ना, हल्का सा नहीं रहता है, उस हड्डी इस समय कान में। तो चलो हम लोग पढ़ देते हैं। पहले उपास्थि के बारे में पढ़ना है। उपास्थि यानी कि वही जो कान के कथी, तो मुर्गा के कान नहीं, मुर्गा के वैसा और पार्ट खाता है जो हड्डी टाइप के न रहता है, उनमें से तू खा देता है, मांसो वो वाला पार्ट रहता है। अब कैसे खा के बता, छोड़ो। उपास्थि उत्तक के बारे में पढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में कार्टी लीगस उत्तक कहते हैं। उपास्थि या मैट्रिक्स लसलसा होता है। तो ये जो उपास्थि रहता है ये कैसा होता है? लसलसा। इसमें बहुत ही पतले तथा महीन कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। इसके मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है ना, याद रखना कोई मेन टॉपिक। इसमें क्रोडीन कहते हैं। तो उपास्थि उत्तक जो होता है मैट्रिक्स की रचना प्रोटीन से बनी होती है और इसको नाम क्या पड़ गया है? क्रोडीन कहते हैं। इसमें कोशिकाएं रहती है जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहलाती है। तो एक अंदर जो कोशिका रहता है इसको कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के चारों ओर द्रव भार आवरण होता है। जितना कोशिका रहेगा से द्रव से भरा आवरण है, जिसे लैकुना कहते हैं। तो अगर कोशिका का चारों पति देव का नाम क्या दे? लैकुना। प्रत्येक लैकुना में 2 से 4 तक कोशिकाएं होती है। इससे मैट्रिक्स में रक्त वाहिनियों का अभाव रहता है, परंतु यह एक वाहिनी युक्त उपास्थि आवरण जिसको पेरिकार्डियम से ढका रहता है। तो इसको क्या नाम है? पेरिकार्डियम से। जैसे हम लोग का ये
फेफड़ा देखता है तो फेफड़ा के अंदर क्या है, हृदय है। तो हृदय पर न एगो अलग टाइप का हड्डी बनेले रहता है, ठीक, जेकर नाम रहता है पेरिकार्डियम हड्डी। वो बहुत लचीला होता है, ठीक न, यानी कि ओकरा एन्ने ओन्ने दाबेंगे तो टूटेगा नहीं, लचीला चीज है, ओकरा टूटेगा ना। अगर हाथ तोहर है तो कर वाला बीच से जन से हाथ से करेंगे तो टूट ना जाएगा। यही अगर लचीला वाला जन पार्ट आता है आराम से क्या मोड़ देते, जैसे हम लोग कान के है, इन्हें करे तो हमारा कान टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, तो यही सब पार्ट वाला रहता है। जैसे देखो कह रहा है उपास्थि या उपास्थि अंग्रेजी में कार्टिलेज अस्थिया के जोड़ के चिकना बनाती है। यह जोड़ से क्या बना देता है, चिकना। ये बाह्य कर्ण, ये कहाँ देखो कहाँ पाया जाता है, पहले उपास्थि उत्तक कहाँ पाया जाता है, बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण का तो बाहरी जो कान है वहां पर ही नाक में पाया जाता है। पूछता है कि नाक में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो उपास्थि उत्तक, ठीक ना, यानी कि कार्टिलेज उत्तक या उपास्थि अस्थि कह सकता है ये वाला हड्डी। श्वास नली में हम लोग जो सांस लेते हैं जो नली है, एहो में यह वाला हड्डी पाया जाता है, जेकरा वजह से सुकुर भी हल्का सा जाता है। ट्रैकिया में सांस लेने वाला जो जीव जंतु में हम लोग में तना पाया जाता है, कंठ में, जैसे स्टरमन में तथा अंतर कोशिकीय स्थानों में पाई जाती है, ठीक ना। तो ये पूरा पुल वाला होता है से पाया जाता है। अगला देखो ये चित्र से देखा दिया है, सबसे ऊपर वाला जो पेरिकार्डियम होता है से सब है। अब अगला है अस्थि यानी रियल बोन वाला, जो हम लोग के कुत्तों को भी खाते जो देखा है ना, वही हड्डी जो एकदम कठोर रहता है, ठीक, जो कुत्ता से तक भी नहीं टूटता है। तू सब मुर्गा वाला के खाता है तो उसका हड्डी बहुत कमजोर होता है, तो लोग खाता है तो कोड़ कर तोड़ देता है, लेकिन कुत्ता के दांत बहुत मजबूत होता है, बड़का बड़का जानवर के ले ले तोड़त रहता है, टूटे नहीं करता है, ठीक ना। इस उत्तक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। तो क्या बोले हम लोग अभी अस्थि के बारे में पढ़े यानी बोन अंग्रेजी में, तो इसमें जो कोशिका रहता है इसको ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा फास्फोरस लवण पाया जाता है। तो हम लोग का हड्डी ऐसा सुना होगा कि हड्डी किसका बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम के कमी रहेगा तो कमजोर हो जाएगा, दर्द उर्द करने लगता है हड्डी। अब ठीक, हाँ, तो हड्डियों क्या वो तो दूसरा पर नाम पड़ गया, हाँ, मजबूती की, लेकिन शरीर है, ठीक ना। तो हम लोग का हड्डियों में क्या चीज पाया जाता है, एक दो कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक ना। तो ये बोला कि मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण मैट्रिक्स कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कठोर होता है। ऑस्टियोब्लास्ट या अस्थि कोशिकाएं मैट्रिक्स में इस लैकुनी में पाई जाती है। ये जो थोड़ा क्वेश्चन पूछे ना, ये सब किताब में पढ़ने के लिए मिल जाता है। हाँ, ये ऐसी रहता है बच्चा से के लिए कि हड्डियों में कोई आप चीज पाया जाता है तो कैल्शियम फास्फोरस, दांत में भी कैल्शियम पाया जाता है। ये दांत किसका बना हुआ है, तो कैल्शियम का बना है। हड्डी किसका बना हुआ है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का, ऐसे है, याद रखना। तो देखो अस्थियो कोशिकाएं मैट्रिक्स में स्थित लैकुनी में पाई जाती है। लैकुनी एक दूसरे में पतली नलिकाओं द्वारा संबंधन रहती है, जिसे कैनाली खूनी कहते हैं। अस्थिया के मध्य एक गुहा होता है जो अस्थि मज्जा से भरी होती है, ठीक ना। जैसे कि अगर हम ये हड्डी देख लिए, ठीक ना, चाहे देखा होगा तो बार बार हम खाने के एग्जाम्पल कि बच्चा से खा करके तोड़ करके अच्छा से देख लिए है, ठीक ना। तो अगर इस तरह का हड्डी किसी के पास आता है तो बीच में खोखला रहता है, देखा ना, दिखता हड्डी में, तो ओकरा में कुछ न कुछ भसा रहता है, भुस्सा टाइप के भरा रहता है, जब खाता होगा तो निकलता है वाला टाइप से, ठीक। उसी को कहा जाता है अस्थि मज्जा। यही बोला है कि अस्थियों के मध्य, अगर ये अस्थि है तो एक मध्य के बीच में क्या है, जे मध्य जे गुहा रहता है उसमें क्या भरा रहता है, अस्थि मज्जा भरा रहता है। यह खून का निर्माण करता है। तो पूछता है कि हमारे शरीर में खून का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में भरी रहती है। लैकुनी में स्थित अस्थि कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्धन में कैलुकाली द्वारा अन्य अस्थि कोशिकाओं के संबंध स्थापित करते हैं। अस्थि मज्जा में रक्त नलिकाएं रहती है। देखो रक्त नलिकाएं भी किसमें रहती है, अस्थि मज्जा में, जिससे पोषक तत्व कैनुनाली द्वारा विसरण से अस्थि के सभी जीवित कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो यह शरीर में से सभी पोषक तत्व को अस्थि मज्जा में से निकाल करके सब तक पहुंचा देता है, ठीक। अब देखो मैमिलियन अस्थि की अनुप्रस्थ काट में अनेक नलिकाएं दिखाई देती है। मैमिलियन वो सब
स्तनधारी जीव जेकरा छाती होता है, जे जीव जो अपना बच्चे को दूध पिलाती है, जैसे मानव भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, महिला में तो उसे मैमेलियन कहलाता है। इस सब की अस्थि में अनुप्रस्थ काट में नलिकाएं दिखाई, जिन्हें हाइब्रिडीयन नलिकाएं कहते हैं। चित्र देखने के लिए देखा है, देखो नीचे लिख दिया, आप स्तन बोले ना, स्तन का छाती होता है जिसमें दूध पिलाया जाता है, तो स्तनी की हड्डी का अनुप्रस्थ काट, ठीक, ए नंबर वाला चित्र में दिया, एक अस्थि कोशिका, हाँ इस तो स्तनी, ठीक, दूध का वाला पार्ट देखा है कि हड्डियों का अनुप्रस्थ काट, जब उस शरीर के जो होता है ओकर हड्डियों जो दिखा दे इस तरह के दिखाया गया, ठीक ना, दूध वाला में, ताकि बच्चा दूध पिए तो थोड़ी टूट जाएगा ये दूध, इस तरह के, तो पूरा लचीला वाला। तो स्तनियों का हड्डी अनुप्रस्थ काट का बना होता है, जैसे अनेक नलिका, देखो एकदम पूरा नलिका है, जिसके हाइब्रिडीयन नलिकाएं कहते हैं। और प्रत्येक हाइब्रिडीयन नलिकाओं में अपने चारों ओर स्थित लैकुनी अस्थि कोशिका की कैनुलकुनी के साथ एक हाइब्रिडीयन तंत्र बनी रहती है, जो वर्ग मैमेलिया में अस्थियों की पहचान करता है। तो इस तरह से हम लोग का बी तक के